नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे जो कि अपने बचपन में अपनी ही सगी माँ का भाई बन गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके बचपन में इनके माता पिता के झगड़े बहुत ज्यादा होते थे। हालांकि अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, लेकिन माता और पिता के झगड़े इतने ज्यादा होते थे कि अपने बच्चे का ध्यान रखने का बिल्कुल भी समय उनके पास नहीं होता था। बच्चा क्या कपड़े पहनेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसको स्कूल भेजा नहीं भेजा, बच्चे को ट्यूशन लगानी है नहीं लगानी है, इन सब बातों का मतलब एक प्रकार से जो इनकी सगी माँ है उनको कोई भी सरोकार नहीं था, क्योंकि वो जैसे झगड़े करने के अंदर ही व्यस्त रहती थी और हर वक्त चिड़े रहना, हर वक्त गुस्से के अंदर रहना, कुछ इस प्रकार का इनकी माता जी का स्वभाव था। अब ये बात जो है इन भाई के जो नाना और नानी जी हैं उन्होंने नोटिस करी। अब इनके जो नाना नानी हैं उनकी चार बेटियां और एक पुत्र था, और जो उनका एक पुत्र हुआ करता था उसकी किसी दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो गई थी। अब इनके नाना नानी की बहुत इच्छा थी कि हमारा भी एक बेटा हो, और उन्होंने देखा कि जो उनका नाती है, जब उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनकी बेटी बिल्कुल भी ध्यान रखने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अपना जो हमारा नाती है, इसको हम गोद ले लेंगे और हमारे नाती के हम माता पिता बन जाएंगे, और एक जो बेटा है उसका लालन पालन करने का हमारे को जो है अब मौका मिल जाएगा, हमारे मन की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जब इनको गोद लिया गया है, ये वाली बात इनकी जो सारी मासियां हैं, इनकी जो अपनी माँ है, उनको एक आंख नहीं भाई। हालांकि इनके मुंह पे इतना कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि जो इनके नाना नानी है उनकी थोड़ी सोच ये थी कि जो बेटा होता है उसको प्रेफरेंस देनी होती है, जो कि अपने आप में भी थोड़ा गलत सोच है। लेकिन कि भाई जो बेटा है भाई वो स्पेशल होता है, तो इनकी मासियां जो कि इनकी बहनें बन चुकी थी, उनको कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या और बहुत ज्यादा द्वेष की जो भावना है इनकी मासियों के अंदर और इनकी अपनी माँ के मन में भी पनप रही थी, क्योंकि इनकी मासियों को ये लगने लगा कि भैया हमारी जो सारी जमीन जायदाद है वो हमारे में बंटनी थी, लेकिन क्योंकि नाना नानी ने इसको अपना बेटा बना लिया है, तो अब कहीं ना कहीं जो जमीन और जायदाद है वो इसको जाएगी, जिसकी वजह से जैसा कि हमने कहा इनकी मासियां इनको अपने दुश्मन की तरह देखने लगी। खैर आज जो भाई हैं लगभग इनकी आयु 50-55 वर्ष की हो चुकी है, और पिछले 13 वर्षों से ये बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। आज से 13 वर्ष पहले इनके पास अच्छी जमीन जायदाद थी, और ये जो जमीन जायदाद की हम बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ही यंग एज के अंदर ये भारत को छोड़ करके विदेश चले गए थे, और विदेश के अंदर इन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश कर लिया था। बहुत इनका नाम हो गया था, जिसके चलते ये अपनी भी कई सारी प्रॉपर्टीज खरीद पाए थे, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर पाए थे, और मतलब लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से जैसे सेटल हो गई। ये भाई विवाहित हैं। अपने विवाह से इनको दो संतानें प्राप्त हैं, एक सुपुत्री है और इनके एक सुपुत्र हैं। तो ऐसा ये बताते हैं कि आज से लगभग 13 वर्ष पहले ये एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे, वही विदेश में एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे, और ग्रीन रेड लाइट थी तो ग्रीन लाइट होने का वेट कर रहे थे। ये कहते हैं कि मैंने बस एक गलती की हुई थी उस समय पर, और वो ये था कि अपनी जो सीट बेल्ट है उसको मैंने टक करके नहीं रखा हुआ था, यानी सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाई हुई थी। ये कहते हैं मेरी जो खड़ी गाड़ी है उसके अंदर अचानक से पीछे से एक कार आती है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वो रेड लाइट पे नहीं रुकती और आकर के पीछे से जो इनकी गाड़ी है उसको ठोक देती है। और क्योंकि इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, तो ये अपनी सीट से उछलते हैं, और जो इनका सर है वो जो सामने वाला शीशा होता है जिसको विंड शील्ड बोलते हैं, उसमें जा करके इनका सर लगता है, और जो इनकी रीढ़ की हड्डी है उसका जो अलाइनमेंट है वो एक प्रकार से बिगड़ जाता है, एक कंधा उतर जाता है और सर के अंदर चोट आती है। लेकिन चोट एक्चुअली में सर के चोट की मेन बात नहीं थी, जो सर्वाइकल है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसी समय जो है डैमेज हो जाती है। इनका शरीर जो है हाफ पैरालाइज हो जाता है। मौकाए वारदात जो होती है, यानी जहां पे एक्सीडेंट हुआ था वहां से इनको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, तो ऐसा पता लगता है कि जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर के 3 मणके और नीचे के जो 3 मणके हैं
उनके अंदर क्रैक्स आ गए हैं और वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गए हैं, बॉडी जो है वो हाफ पैरालाइज हो गई है और ये बेड रिडन हो जाते हैं। भाई का कहना है, भाई को अगर आप देखेंगे तो भाई का अच्छा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा इनका शरीर था, अच्छा पैसा था, अच्छा शरीर था, अच्छा खान-पान था, समाज में रुतबा था, तरक्की हो रही थी और ये एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी वेल्थ होती है एक इंसान की, यानी कि उसका शरीर, शरीर से जुड़ी हुई उसकी सेहत, है ना? हमारी जो सबसे बड़ी 2 वेल्थ होती है, क्या होती है कि मानसिक स्वास्थ्य हमारा और शारीरिक स्वास्थ्य हमारा, है ना? तो शारीरिक रूप से अचानक से जैसे कमज़ोर हो गए, शरीर चलना बंद हो गया, उस एक्सीडेंट के बाद दोस्तों 5 वर्षों तक तो भाई पूरी तरह से बेड रिडन रहे, है ना? और बेड रिडन रहे तो जो कमाई वगैरह थी, जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह थे, वो सब कुछ इनके इलाज पे लगना शुरू हुआ। अब ये भाई तो विदेश में रहते हैं, तो विदेश के अंदर तो इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाना या अगर कोई व्यक्ति ऐसी किसी कोई डिसेबिलिटी आ जाए किसी व्यक्ति को जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा होता, तो उनके देशों की जो सरकार है वो डिसेबिलिटी बेनिफिट्स देती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती हैं, जिसमें भी अच्छा खासा अमाउंट व्यक्ति के पास आ जाता है। और शायद यही एक कारण है कि हर कोई चाहता है कि भाई बाहर की मेरे को पीआर मिल जाए या मुझे सिटीजनशिप मिल जाए कि सरकार तो मुझे पाल लेगी, अगर कोई दिक्कत आती है बुढ़ापा आएगा तो वहां पे बुढ़ापा पेंशन भी अच्छा है जो ठीक ठाक होती है वो मिल जाएगी, है ना? तो तो ये भाई को ये था कि भी एक्सीडेंट हो गया, लेकिन क्योंकि इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी तो इस कारणवश जिस गाड़ी वाले ने आकर के ठोका था इनकी गाड़ी को, ना तो उस गाड़ी की कंपनी ने इनको इंश्योरेंस क्लेम दिया, न ही जो इनकी अपनी गाड़ी थी, है ना? उस कंपनी का जो इंश्योरेंस था, उस कंपनी ने इनको इंश्योरेंस क्लेम दिया। तो इंश्योरेंस क्लेम तो इनको मिला ही नहीं। उसके बाद कहानी कुछ ऐसी हो गई, कुछ ऐसा बहाना बन गया कि अब ये हो गए बेड रिडन और सरकार से जो इनको मंथली बेनिफिट आना चाहिए था, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लगा लो या टेम्पररी डिसेबिलिटी का बेनिफिट लगा लो या परमानेंट डिसेबिलिटी का बेनिफिट लगा लो, सरकार ने बेनिफिट प्रोवाइड करने के नाम पे इनको एक फूटी कौड़ी नहीं दी। सरकार से बेनिफिट आ रहा होता तो घर का खर्चा वगैरह उससे चल जाता, अपनी सेविंग से इलाज करा लेते या जो इंश्योरेंस है इंश्योरेंस के माध्यम से इलाज हो जाता, है ना? कुछ डैमेजेस वो हो जाते, न तो इनको एक तो अचानक से ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, सब कुछ उजड़ जाता है, शरीर खराब हो जाता है, फिर ना सरकार बेनिफिट देती है ना इंश्योरेंस कंपनी। तो पिछले 13 वर्षों से भाई बताते हैं कि जो मेरी अपनी सेविंग्स थी, जो मैंने इतना कुछ बनाया था, उसी के सहारे थोड़ा 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 उसमें से निकालते 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 हमारा जो खर्चा है वो चल रहा है। साथ में इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी कुछ जॉब करते हैं, है ना? इनके परिवार के अंदर इनकी किसी से नहीं बनती है क्योंकि इनकी जो मासियां हैं, यानी अब जो इनकी बहनें हैं, वो बहनें इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो कोई इनसे परिवार में बात नहीं करता है। शरीर ऐसे ये हो गया है, पैसों की इतनी तंगी आ गई है, तो ये भाई अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे कि ये जो चारों तरफ से ये जो मुसीबतों का पहाड़ मेरे ऊपर आकर के टूटा है, इसका कारण क्या है? ये कब मुसीबतें हमारे जीवन से जाएंगी और क्या कुछ ठीक होगा या नहीं होगा? ये सब बातें जो है भाई जानना चाहते थे और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3-3 पास्ट लाइफ्स को ये भाई जो है एक्सपीरियंस कर पाए थे और अपने सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं प्राप्त कर पाए। एक छोटी-सी बात इन भाई ने बताई थी कि पहले तो ये पूरी तरह से बेड रिडन हो गए थे, लेकिन जब 5 वर्ष इनको बेड रिडन हुए को हो चुके थे, परेशानी बहुत ज़्यादा इनको हो गई थी। ये देख पाते थे, सोच पाते थे, समझ पाते थे, बोल भी पाते थे। तो इनको अचानक से ऐसा विचार आया कि मैं ना ध्यान करने लग जाता हूँ, वैसे भी तो बेड पे पड़ा-पड़ा ही हूँ, पूरा टाइम नेगेटिव सोचता रहता हूँ, तो मुझे ध्यान करने की आवश्यकता है। तो भाई ने कुछ समय ध्यान किया था और ध्यान करने के बाद इनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, यानी जो एस्ट्रल बॉडी शरीर से बाहर निकल जाती है, एक दिन इनको ऐसा अनुभव होता है और वो एस्ट्रल बॉडी शरीर से बाहर निकल करके शरीर को एक ऑब्जर्वर की तरह जो है देख रही होती है कि कैसा मेरा शरीर है, क्या है, ऐसी इनको अनुभूति होती है और कुछ देर के बाद जो है वो ये अपनी एस्ट्रल बॉडी से अपने शरीर में वापस प्रवेश करते हैं। ये कहते हैं उसी दिन मैं बेड से उठ गया था और केन के सहारे यानी लकड़ी के सहारे या वो जो कुछ इक्विपमेंट होते हैं, कह रहे उसके सहारे मैंने चलना शुरू कर दिया था
आज ये कहते हैं आज मैं चल पाता हूँ, फिर पाता हूँ, लेकिन मेरी जो कमर वाला पोर्शन है, जो बैक है, उसमें एक विशेष स्थान है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। और कह रहे हैं क्योंकि मेरा शरीर पूरा ऐसे इतना मैं बेड रिडन रहा और इतनी दवाइयाँ चली, तो कह रहे हैं वो जो एक तगड़ा इंसान था जो ये भी कर लेता था, वो भी कर लेता था, कह रहे मैं अब वो नहीं कर पाता हूँ, काफ़ी लाचार हो गया हूँ। फिर भी कह रहे हैं कुछ काम वगैरह मैं अपने लिए एस्टैब्लिश करने की अब दोबारा से मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी जैसे चलना वगैरह जो है वो केन के सहारे ही जो है इनको पड़ता है। तो अपने पास्ट लाइफ के माध्यम से ये क्या इनको जानकारी मिली, क्या-क्या जीवन सामने आए, क्या कर्मों की गुह्य गति निकल कर के आई, इसके बारे में अभी आप सभी भाई-बहनों को हम बताएँगे। तो प्यारे भाई और बहनों, इन्होंने अपने पूर्व के जीवन में क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएँगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज़ अ मेंबर जॉइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनके यूज़र नेम्स हैं दैट बबली गर्ल, खुशबू खुशी, मानी राजपूत, राकेश अहीर, सोनाली चौधरी, नीता शर्मा, राधा, पायल और पूनम पांडे। दोस्तों इन भाई बहनों के अलावा कई सारे ऐसे भाई बहन भी हैं जो कि पहले हमारे चैनल पे हीलिंग सर्कल के अंदर मेंबर थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर अपग्रेड कर लिया। दोस्तों हमारे चैनल के सभी व्यूअर्स को हम बताना चाहते हैं कि जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे हीलिंग सर्कल के अंदर मेंबर होते हैं, हर महीने उनको ग्रुप के अंदर एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन को अनुभव करने का मौका मिलता है। इसी प्रकार से जो भी भाई बहन हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं, उनको महीने के अंदर दो ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशंस और उसके अलावा 3 से 4 दूसरे हिप्नोथेरेपी के जो सेशंस हैं उनको अटेंड करने का मौका मिलता है। हिप्नोथेरेपी के सेशन जैसे अभी रिसेंटली हमने कराया था कॉर्ड कटिंग सेशन, जिसके अंदर आपके जिन भी लोगों से नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, बहुत आपको दुख दे रहे होते हैं, चाहे दिखने वाले लोग या अदृश्य आत्माएं, उनसे आपका जो कनेक्शन है उसको ब्रेक करने का प्रयास किया जाता है और डिस्टेंस एक आपके उनके बीच में लाने का प्रयास किया जाता है एनर्जी के लेवल पे, ताकि आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल सके, ताकि आप थोड़ा अपने लाइफ को इंप्रूव करने पे फोकस कर सके। इसी प्रकार से इनर चाइल्ड हीलिंग के सेशंस करना या कुछ और हिप्नोथेरेपी के जो सेशंस हैं, तो हीलिंग सर्कल प्लस के जो मेंबर्स हैं, वो महीने के अंदर 5 से 6 इस प्रकार के सेशंस का लाभ उठा पाते हैं। 2 ग्रुप पीएलआर और बाकी के ये हीलिंग के हिप्नोथेरेपी सेशंस। तो अगर आप भी हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक जॉइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि जब इनको इनके पूर्व के जीवन के अंदर भेजने का प्रयास किया जाता है, तो किस प्रकार के जो दृश्य हैं वो इनके सामने इमर्ज। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये भाई का सीन कुछ ऐसा था कि जब ये उठे इन्होंने बताया कि बिल्कुल जैसे एक फ़िल्म की तरह नज़र आती है ना चीज़, फ़िल्म की तरह दृश्य इमर्ज होने लगते हैं, छोटी से छोटी डिटेल उसको ये अपने पास्ट लाइफ़ के अंदर अनुभव कर पा रहे थे, यानी कि इनका पीएलआर बहुत ही ये डीप चले गए थे और बहुत ही अच्छा हुआ। रेलिंग का एक स्टेज होता है कि इनको जाकर के एक रेलिंग को पकड़ना होता है। अमूमन तौर पे वो रेलिंग गोल्डन होती है, सुनहरे रंग की होती है, लेकिन इनको एकदम काली रेलिंग नज़र आती है और रेलिंग की तरफ ध्यान से देखते हैं, तो इनको ऐसा नज़र आता है कि जैसे उस रेलिंग के ऊपर एक बड़े-बड़े सींग वाला राक्षस खड़ा है। अब दोस्तों जो रेलिंग होती है ना जिसको हम पकड़वाते हैं, इसका ये क्या होता है कि ना जो हमारा जीवन चल रहा है, जो हमारे जीवन का जो जो पथ है, ये उसको डिपिक्ट करती है, उसका डिपिक्शन होता है और उसके अंदर काली रेलिंग दिखना, यानी जो जीवन है वो डार्कनेस से अभी भरा हुआ है और लंबे-लंबे सींग वाला कोई राक्षस दिखना, इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के अंदर प्रगति नहीं होने देंगे, ऐसी कोई डार्क, कोई नेगेटिव एनर्जी आपका रास्ता रोक करके खड़ी है। देखो कैसे पूरा इनका जीवन रुका हुआ है ना, तो रोक करके खड़ी हुई है। तो ये इस चीज़ का मतलब होता है, तो ऐसा इनको नज़र आता है। फिर एक बेंच इनको देखने के लिए बोला जाता है, तो एक बेंच ग्रे टाइप नज़र आता है, जिसका मतलब भी ये होता है कि भई नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस आपके जीवन के ऊपर है और उसी के साथ-साथ एक लकड़ी का बेंच भी इनको नज़र आता है। तो ग्रे बेंच पे ना भेज करके इनको लकड़ी के बेंच पे भेजा जाता है और वहाँ पर इनके स्पिरिट गाइड के रूप में देवी माँ
जैसे एकदम से प्रकट हो जाते हैं, इनसे आकर के मिलते हैं। देवी माँ को एक्सप्लेन करते हैं कि माँ ने बहुत सुंदर सोने का मुकुट पहना है, लाल रंग की साड़ी है, पूरे शरीर पर गहने हैं, पैरों में उनके आलता लगा हुआ है। और जब ये माँ के पास जाकर के बैठते हैं और उनको माँ बोल करके पुकारते हैं, तो एक ट्रांजिशन सा होता है। जो लाल वस्त्रों में इनको माँ नजर आ रही होती है, अचानक से उनकी जो साड़ी होती है वो वाइट कलर की हो जाती है। और वाइट कलर की डिवाइन लाइट जो देवी माँ है, जो माँ शक्ति हैं, वो जैसे इनके ऊपर बरसाने लगती हैं। इनको वहीं पर ही, अभी पूरा पास्ट की लाइफ में गए नहीं थे, लेकिन उस दृश्य के अंदर बहुत ही रिलीफ, बहुत ही शांति, बहुत ही डिविनिटी को ये जो भाई हैं अनुभव करने लगते हैं। बहुत बहुत दिव्यता। और जैसे जो अंतर मन की जो चक्षु हैं, पहले इनको क्लियर दिख रहा था, लेकिन अंतर मन के जो चक्षु हैं वो और खुल जाते हैं, जैसे ब्लॉकेजेस कई सारे होते हैं वो हट जाते हैं। और फिर जो है, ये जो माता रानी है उनको अपना बताते हैं। तो वो कहते हैं कि उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि माता जी, ये सब कुछ हमारे जीवन के अंदर अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से ये एक्सीडेंट हुआ और हमारी जो पूरा जीवन है उसके ऊपर असर पड़ गया, उसके ऊपर इफेक्ट आ गया। तो ये इवेंट मेरी लाइफ में क्यों आया? तो फिर स्टेप होता है कि माँ इनको जैसे उठाती हैं बेंच से और इनको एक द्वार की तरफ लेकर के जाती हैं। अब दोस्तों, ये वो द्वार है जिस द्वार के पीछे आपका पूर्व का जीवन होता है। इनके पूर्व के जीवन का रास्ता उस द्वार के पीछे था। लेकिन जब ये द्वार को देखते हैं तो द्वार भी बड़ा सा काले रंग का द्वार नजर आता है, जिसके ऊपर सांप के डिजाइन बने होते हैं। अब दोस्तों, जो भी सर्प होता है, देखो, जिन लोगों को काले सर्प स्वप्न में भी नजर आते हैं, या कुछ लोगों को तो प्रैक्टिकली फिजिकली बहुत ज्यादा काले सर्प नजर आते हैं, तो जहां पर भी सर्प नजर आते हैं, सर्प मायावी शक्तियों का प्रतीक होते हैं। कलेक्टिवली जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, मायावी शक्तियां होती हैं, उनका प्रतीक होते हैं। और विशेषकर जो सर्प होते हैं, उनको काल का रूप बोला जाता है। यानी कि काल जिसको खाने का प्रयास कर रहा हो, उसको सर्प दिखाई देते हैं दोस्तों, है ना? तो दरवाजे पे सर्प दिखना, इसका मतलब ये है कि वही, जैसे जो जीवन जिसके अंदर जा रहे हैं वहां पर भी जैसे काल ने खा लिया था, और जैसे काल हाथ धो करके इनके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा एक जीवन इनके सामने आने वाला। तो फिर जैसे प्रोसेस होता है, दरवाजा द्वार खुलवाया जाता है, माता रानी की शक्ति के माध्यम से बड़ा काले रंग का द्वार खुलती हैं। इनको सीढ़ियां नजर आती हैं जो नीचे की तरफ जा रही होती हैं। धीरे धीरे उन सीढ़ियों से उतरना शुरू करते हैं। जैसे जैसे सीढ़ियों से उतरते चले जाते हैं दोस्तों, दृश्य बदलता चला जाता है। और सीढ़ियां समाप्त होते ही इनका जो शरीर है, अभी वाला शरीर परिवर्तित हो जाता है, और पूर्व के जीवन का जो शरीर है वो इनको अनुभव होने लगता है। ऐसा देखते हैं कि इन्होंने सिल्क का धोती कुर्ता पहना है, पैरों में जूते हैं, हाथ में और पैरों में मोटे मोटे सोने के कड़े हैं। अपने आप को लगभग 50 वर्ष की आयु के एक पुरुष के रूप में देख रहे होते हैं, जो कि एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ा है। इसने मीडियम साइज का काले रंग का लेदर टाइप मटेरियल का बैग पकड़ा हुआ है। ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं साउथ इंडिया में कहीं पर हूं, और फीलिंग ऐसे मन में आती है कि जैसे त्रिपुरा जगह का नाम है। जेब के अंदर हाथ डालते हैं तो एक इनको टिकट नजर आती है ब्राउन से कलर की, जो पुराने जमाने में जैसी होती थी। और उस पे लिखा होता है R300। और तिरुवनंतपुरम की वो टिकट है, इनको ऐसे फील होती है। ये फिर ऐसा दृश्य आगे बढ़ जाता है, और यात्रा करके ये वहां पहुंच जाते हैं, तिरुवनंतपुरम पहुंच जाते हैं। और वहां पर इनको दिखाई देता है कि बहुत ही जैसे पिछड़ा हुआ एरिया है, बहुत वहां पर गरीब लोग हैं। पुराने जमाने में का वो बहुत वो है। लेकिन जैसे ये ट्रेन से जिस स्थान पर उतरते हैं, तो वहां पर पुराने जमाने की जो राजा महाराजा गाड़ियां यूज करते थे, है पुराने जमाने की गाड़ी, लेकिन जो राजा महाराजा टाइप गाड़ियां यूज करते थे, वैसी एक महंगी गाड़ी लेकर के एक ड्राइवर वहां पर खड़ा है। और जिस प्रकार के वस्त्र इन्होंने पहने हैं, उसी प्रकार के वस्त्र ड्राइवर ने भी पहने। एक अंग वस्त्र भी इन्होंने जैसे ऐसे यहाँ पर रखा होता है, जैसे साउथ के अंदर कल्चर होता है। कपड़े इनके जैसे पहने हैं, लेकिन इनके जितने गहने ड्राइवर ने नहीं पहने। ड्राइवर
बहुत ही मुस्कुरा करके जो है इनका स्वागत करता है कि आइए गाड़ी के अंदर आकर के बैठिए। तो ऐसा जब ये ड्राइवर की तरफ देखते हैं, उसकी आंखों के अंदर देखते हैं, ड्राइवर की आंखों में देखते ही इनको अपनी एक मासी नजर आती है, जो कि अब रिश्ते से इनकी बहन हुई, लेकिन इनकी मासी नजर आती हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि मेरी मासियां तो मुझे पसंद नहीं करती हैं, लेकिन ये जो ड्राइवर है ये तो बहुत मुस्कुरा करके मुझे ग्रीट कर रहा है, मुझे बुला रहा है, गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा है मालिक आइए बैठिए। और मालिक बोलता है या शायद चौधरी साहब बोलता है इनको कि आप आइए यहाँ पर, गाड़ी के अंदर आप बैठिए। तो इनको मतलब कहा जाता है ऐसा है कि भाई अभी आपका ड्राइवर है ना, उसके मन में क्या है हमारे को क्या पता। ड्राइवर है तो वो तो आपको अच्छे से ही ट्रीट करेगा ना। आगे फिर दोस्तों दृश्य बदलता है। गाड़ी को ड्राइवर एक बहुत ही वास्ट फार्मलैंड से लेकर के गुजरता है, मतलब इतने खेत होते हैं कि जैसे खेत खत्म होने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, और वो जो सारी वास्ट फार्मलैंड होती है उसके ये ही मालिक हैं। ड्राइवर गाड़ी चला करके इनको एक बंगलो के अंदर लेकर के जाता है। बंगले के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पर और 5 से 6 नौकर नजर आते हैं, और उन नौकरों के अंदर इनको एक और मेड सर्वेंट्स नजर आती है घर की, जो कि घर के अंदर सारी सफाई वगैरह कर रही है। उसकी आंखों में देखते हैं तो इनको इनकी आज की एक और छोटी मासी है, वो नजर आने लगती है। लेकिन जैसे उसकी आंखों के अंदर एक अजीब से प्रकार की जेलसी सी नजर आ रही होती है। फिर जैसे इनको आसपास ऑब्जर्व करने के लिए कहा जाता है तो ये एक दीवार को देखते हैं, जिस दीवार पे इनकी ही माने पूर्व के जीवन में जैसे दिखते थे, इनकी एक बहुत ही रुबाबदार एक तस्वीर है, वो टंगी होती है, जो हैंड पेंटेड तस्वीर सी होती है, ऐसा इनको नजर आता है। और इनको ऐसा नजर आता है कि बड़ी सी सीढ़ियां हैं, जिनसे लगभग 30 वर्ष की आयु की एक महिला, जिसने बहुत एक्सपेंसिव साड़ी पहनी है, बहुत ज्वेलरी पहनी है, वो नीचे उतर करके आ रही है। ये जब उनको देखते हैं तो बहुत प्रेम इनके मन में उमड़ पड़ता है, लेकिन जो कन्या नीचे उतर करके आ रही है, वो जैसे इनसे नाराज है, वो अपनी नाराजगी इनको दिखा रही है। तो क्यों नाराज है? जब ऐसा पूछा जाता है तो वो जो कन्या होती है उसके पल्लू के अंदर जैसे एक 3 वर्ष की कन्या छुपी हुई होती है, और वो जो 3 वर्ष की जो कन्या है, इनको ऐसा नजर आता है कि पूर्व के जीवन में उनकी पुत्री है, और ये जो महिला उतर करके आ रही है सीढ़ियों से 30 वर्ष की आयु की, वो इनकी धर्म पत्नी है। तो पत्नी इसलिए नाराज है क्योंकि इनको जो इनकी पत्नी है और इनको जो है पुत्री पैदा हुई है, पुत्र पैदा नहीं हुआ है, और क्योंकि पुत्री है तो ये उस पुत्री को प्रेम नहीं करते हैं। घर के अंदर सब कुछ उसको प्रोवाइडेड है, लेकिन इनके जैसे एक बच्चे से लगाव होता है, बच्चे के साथ बैठना, खेलना, बातें करना, ये सब चीजें ये भाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से जो इनकी धर्म पत्नी है वो इनसे बहुत नाराज है। इनसे पूछा जाता है कि आप तो 50 वर्ष की आयु के हो और ये 30 वर्ष की आयु है, तो इतना ज्यादा गैप कैसे हुआ? तो ये बताते हैं कि इनके वैसे तो ये लोग खानदानी अमीर हैं, कोई राजाओं महाराजाओं के वंश से ये लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया था इनके जीवन के अंदर जब इनका काम धंधा, जमीन जायदाद सब ठप पड़ गया था, और जमीन जायदाद भी इनकी बिकने लग गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। उस समय पर इन्होंने अपना दिमाग लगा करके दिन रात मेहनत करके जो है वापस से अपनी जमीन जायदाद बनाई है, वापस से ग्लोरी की तरफ जो है अपने परिवार को ये लेकर के गए हैं। तो इसी जद्दोजहद के अंदर, इसी मशक्कत के अंदर जो विवाह करने की आयु है वो कब निकल गई, जैसे वो पता ही नहीं लगा। और फिर ये जो कन्या है, ये इसका इसके साथ इनकी लव मैरिज हुई है। ये इन्हीं के खेतों में काम करने वाली कोई मजदूर परिवार की कन्या थी, जो कि खेतों में अपने पिताजी के लिए खाना वाना लेकर के आया करती थी, कुछ काम भी करती थी, और इनको ये पसंद आ गई। तो इनको क्योंकि वो पसंद आ गई तो फिर इन लोगों ने विवाह कर दिया। कन्या का पूछा गया कोई जोर जबरदस्ती हुई उसके साथ, आप 20 साल बड़े हो? तो कहते हैं कि नहीं, कन्या भी मुझे बहुत बहुत पसंद करती है। तो हम लोगों ने जो है म्यूचुअल डिसीजन लिया और ये हमने प्रेम विवाह किया। तो जो घर के अंदर मेड है, जो इनकी इस जीवन में छोटी मासी है, उसको इस बात की दिक्कत है कि ये तो हमारी लेवल की थी, ये तो खुद नौकरानी थी, और इसने इसको हमारी मालकिन बना करके हमारे सर पे बिठा दिया है, ये हमारे साथ ठीक नहीं किया है। तो उसको बहुत बहुत गुस्सा।
थोड़ा और पूछा जाता है कि भाई और कोई रिश्तेदार दिख रहा है क्या? तो और कोई रिश्तेदार तो ऐसा सच दिखता नहीं है इस लाइफ का, लेकिन ड्राइवर इनकी बड़ी मासी है और घर वाली मेड छोटी मासी है। और जब ये उन दोनों को देखते हैं तो इनको ऐसा पता लगता है कि उन दोनों का भी आपस में अफेयर है और वो दोनों जैसे चोर हैं। जो घर की मेड है वो कुछ कुछ छोटी मोटी चीजों को चुरा करके ड्राइवर को देती रहती है और ड्राइवर जो है वो घर से उसको बाहर ले जाता है और अपने पास ये लोग इसको इकट्ठा करते रहते हैं। तो इनसे बोला जाता है कि भाई आप कुछ करते नहीं हो, तो ये कहते हैं कि नहीं मेरे को पता है छोटी मोटी चोरियां करते हैं, नौकर हैं, करते ही हैं। लेकिन जो मेड है वो खाना बहुत अच्छा बनाती है ना, और ये जो ड्राइवर है मेरे बहुत सारे काम संभालता है, तो इसलिए छोटी मोटी जो चोरी है मैं उसको जो है इग्नोर कर देता हूँ, मैं जानबूझ करके इनको करने देता हूँ, ये काम करते रहे। अच्छा, एक दूसरा सीन नजर आता है। ये बहुत बड़े हॉल के अंदर हैं अपनी बंगलो के अंदर। वहां पर सोफे पर इनके पूर्व के जीवन के माँ और पिता बैठे हुए हैं, जिन दोनों ने भी बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स और सोना वगैरह पहना है। और जो माँ है, माँ के बिल्कुल साथ में एक लॉयर खड़ा हुआ है, एक वकील खड़ा हुआ है। जो वकील है उसको देखते हैं तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि इनकी माँ ने उस वकील को बुलाया हुआ है और माँ चाहती है कि ये लोग सेपरेट हो जाएं। और माँ की डिमांड ये है कि जो प्रॉपर्टी है उसको बांट दिया जाए और माँ के नाम पे एक बड़ा जो हिस्सा है प्रॉपर्टी का वो कर दिया जाता है। तो भाई इनसे पूछते हैं कि भाई माँ क्यों अलग से प्रॉपर्टी मांग रही है, तो पहले आपके पेरेंट्स की होगी ना। तो ये बताते हैं कि जो इनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के टाइम पे तो जैसे सब कुछ उजड़ गया है ना, तो इन्होंने नए सिरे से काम शुरू करके सब कुछ बनाया है। तो अभी जो सब कुछ है मेजोरिटी जो है इन्हीं के नाम पे है। और माँ चाहती है कि उनके नाम पे एक बड़ा चंक जो है वो कर दिया जाए, और माँ इनसे अलग हो जाना चाहती है। पूछते हैं क्यों अलग हो जाना चाहती है, तो माँ के अलग होने के तीन कारण है। एक, छोटे घर की लड़की से शादी कर ली इसने। दूसरा, जो लड़की है उसने आगे लड़के को नहीं बल्कि लड़की को जन्म दिया है। तो इन सब चीजों से जो माँ है वो बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित है। इस बात से भी क्रोधित है कि छोटे घर की लड़की से शादी करी और करी लव मैरिज, है ना, करके ले आया घर पे। तो माँ को बहुत ज्यादा इससे तकलीफ है, तो माँ कह रही है कि प्रॉपर्टी मेरे को दो। तो वकील जो है वो कुछ पेपर्स इनके हाथ में हैंड ओवर करता है, और ये उस पेपर को पूरी तरह पढ़ते भी नहीं है, ऐसे देखते हैं और पटक करके वहां पर जो टेबल होती है उसके ऊपर वो पेपर को मारते हैं। और वो वकील को कहते हैं कि मैं इसकी जो हमारी जायदाद है उसमें से किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, ये सब कुछ मैंने अपने पैसे से बनाया है। तो इनको ऐसा जो है सब ये कहते हैं कि सब बर्बाद हो गया था, मैंने अपनी मेहनत से सबको खड़ा किया है, इस सब पे मेरा अधिकार है, मैं किसी को एक धेला भी जो है नहीं देने वाला। तो इनसे पूछा जाता है कि आगे क्या होता है, तो आगे का दृश्य बदलता है। तो ऐसा नजर आता है कि वो माँ जो प्रॉपर्टी मांग रही थी वो वहां से वो खड़ी हुई है। वो भाग करके, जैसे ये इन्होंने वकील को मना किया और वकील को बाहर का रास्ता दिखाने लगे, तो उतने में माँ क्रोध में उठी है और भाग करके जो घर की किचन है, जो कि घर से कहीं जैसे साइड में बाहर कहीं बनी हुई है, वहां जाती है, जाकर के दरवाजा बंद कर लेती है, अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके या जो भी ज्वलनशील पदार्थ वहां पे तब अवेलेबल था उसको अपने ऊपर छिड़क करके अपने आप को इनकी माँ आग लगा लेती है। ये लोग दौड़ करके जाते हैं, इतने में कि ये जो माँ है उसको बचा पाते, इतने में जो माँ है पूरी तरह से झुलस जाती है और झुलस के मर जाती है। अब ये जो सारे दृश्य यहाँ पे आते हैं दोस्तों, जो माँ क्रोध में आकर के झुलस गई थी, जिसने खुद को मार लिया था, उसको देखा जाता है तो दिखाई देता है इनकी अभी की माँ ही है। इनकी इस जीवन के अंदर अभी भी जो माँ है उनका चिड़चिड़ा स्वभाव और झगड़ने वाला स्वभाव था। पास्ट लाइफ में भी कुछ इसी प्रकार के स्वभाव की इंसान वो नजर आ रही थी, और अपने क्रोध के चलते उनको कुछ नहीं मिलेगा, उन्होंने खुद को आग लगा दी। अब उस दृश्य में दिखाई देता है कि जो ड्राइवर था और जो वो नौकरानी है, जिन दोनों का आपस में अफेयर है, सब लोग परेशान हो रहे हैं कि बड़ी मालकिन जल करके मर गई है। वो दोनों जो उनके चेहरे पे एक कुटिल सी स्माइल इनको नजर आती है, जैसे अंदर ही अंदर से, जैसे इनके घर पे आपदा आ गई तो वो खुश से हैं दोनों के दोनों। ऐसा जो है क्लियरली दृश्य के अंदर दिखाई देता है। अच्छा, और भी कई लोगों को ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं वहां पे।
जो इनकी पत्नी इनको नजर आती है वो इनकी इस जीवन की पत्नी ही है। इनकी जो पुत्री वहां पे नजर आती है वो इनके इस जीवन की पुत्री ही है, ऐसा इनको नजर आता है। बाकी वहां पर जो वकील खड़ा था, जब वकील आकर के देखता है कि इनकी माँ ने खुद को आग लगा ली है, तो वकील की आंखों के अंदर ऐसा इनको नजर आता है कि जैसे वकील इनसे कह रहा हो कि तुम्हारी माँ मरी है ना, इसके जिम्मेवार तुम। उसकी मर्जी के बाहर जाकर के शादी कर ली, खानदान का नाम तूने खराब कर दिया, और अभी तेरी माँ अगर कुछ हिस्सा मांग रही थी तो दे देता, है ना। तो इनकी आंखें उसको कहती हैं, या इनका मन जो है वो ये कह रहा है कि इनको प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था, अपनी मेहनत से बनाई हुई थी तो और बना लेते। इनकी अपनी माँ ही तो मांग रही थी, लेकिन ये अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहते थे। चाहे माँ कितनी भी टॉक्सिक थी, लेकिन ये चाहते थे कि माँ घर के अंदर ही रहे। इस उम्र में वो कहाँ जाती, प्रॉपर्टी लेती, लेकिन वैसे दुख झेलती ना, तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। और बस इनको विश्वास नहीं हुआ था कि माँ ने वकील को बनाकर बढ़ा करके खड़ा किया हुआ है। तो उस क्रोध में एकदम से इन्होंने जो है वो पटक दिया, और वैसे ये माँ को मनाने वाले थे बाद में, लेकिन उससे पहले ही ये वाला जो है घर के अंदर एक प्रकार से कांड हो गया। जो लॉयर है, उस लॉयर को भी ये पहचान लेते हैं। इनको ऐसा दिखाई देता है कि वहां पर लॉयर जो इनकी माँ की मदद करने के लिए आया था, वो इनके इस जीवन का लॉयर है। दोस्तों, अभी इनका एक कोर्ट के अंदर केस चल रहा है फॉरेन में, जो कि इन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर कर रखा है, जिसके अंदर इनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे पिछले 13 वर्षों के अंदर, जो कि इनको नहीं दिए गए हैं, उल्टे सुल्टे बहाने बना करके टालम टोल हो रहा है। तो उस केस के अंदर जो इनका वकील है वो यही वाला वकील है। कुछ इन्होंने ये बताया था कि इनको हमेशा से ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे वकील ना इनका काम लटका रहा है, जैसे वो चाहता ही नहीं है कि भाई इनका जो है फैसला हो जाए, उसको फीस मिलती रहे और रेजोल्यूशन ना हो। ऐसा एटीट्यूड इनके वकील का आज है। हाँ, तो और कहीं ना कहीं फिर ये बात सामने आ रही थी कि वकील के मन में जो इनकी एक बुरी इमेज छप गई थी कि भाई इसकी वजह से इसकी माँ की मृत्यु हो गई। शायद कहीं ना कहीं उस वकील को आज अंदर से इंस्टिंक्ट आती हो कि जो इनके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। उनको एग्जैक्टली याद तो नहीं है कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन इस तरह के जैसे इंस्टिंक्ट्स आते हैं, वो आते हैं, और फिर इंस्टिंक्ट्स की हिसाब से जो इंसान जो है आगे अपने जीवन के अंदर चलता है। तो यहाँ पर नजर आ रहा था कि जैसे सब कुछ बुरा बुरा, ये जो पूर्व का जीवन देख रहे हैं उसके अंदर भी हो रहा है। ये जो लाइफ है, 1800s की लाइफ इनको नजर आती है। 1830, 1840, 1860 टाइप्स, इस प्रकार का जो जोन है इनको फील होता है। इनसे पूछा जाता है कि भाई आपको इतनी ज्यादा मुसीबतें हैं इस जीवन के अंदर, अभी की लाइफ की छोड़ो, पास्ट लाइफ में इतनी मुसीबतें हैं, तो क्या आपने कभी कोई गलत काम किया है? दोस्तों, इनको ऐसा दृश्य नजर आता है कि एक 30 वर्ष की आयु का कुमार है, एक लड़का है, जो कि अपना गला पकड़ करके अपने दोनों घुटनों पर बैठा है। और जब उसने गला पकड़ा हुआ है तो उसका गला एक्चुअली में आधा कटा हुआ है, और खून बह रहा है। वो खून को दोनों हाथों से रोकने का प्रयास कर रहा है, और उसकी जो सांस है वो ठीक से नहीं ले पा रहा है, बोल ठीक से नहीं पा रहा है। और ये एक तलवार लेकर के उसके सामने बैठे। क्यों हुआ ऐसे, क्या हुआ? तो इनको दिखाई देता है इनकी तलवार पे खून लगा है, तो मतलब इन्होंने ही मारा है। पूछा जाता है कि क्यों हुआ, तो थोड़ा पीछे का दृश्य इनको नजर आता है, जिसके अंदर वो लड़का एक लाल बुक लेकर के अपने हाथ में खड़ा है, और वो इनको हिसाब दे रहा है कि भी मैंने ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इस ये जो नुकसान है इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसा सामने आता है कि उस जमाने के अंदर 20 रुपए का कोई घपला हुआ था, जो घपला उस लड़के ने किया था शायद। और इनको इतना क्रोध आया कि इन्होंने उस लड़के की बात ही नहीं सुनी, इन्होंने उसको बेगुनाह खुद को साबित करने का चांस ही नहीं दिया, और उसका जैसे गुस्से में गला काट दिया। राजाओं के परिवार के थे, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। फिर ऐसे इनको नजर आता है कि जो फिर इनसे पूछते हैं कि भी उसने एक्चुअली में किया था नहीं किया था, तो पास्ट लाइफ के अंदर तो पता नहीं लगा था, लेकिन जो गाइड हैं, जो देवी माँ है, उनसे कनेक्शन बनाया जाता है। तो देवी माँ से जब मैसेज लिया जाता है तो वो बताती हैं कि जो तुम्हारा ड्राइवर था आज के जीवन में, जो तुम्हारी बड़ी मासी है, दरअसल उसने ये घपला किया था, उसने ये एंट्रीज को गलत किया था, और उसी ने तुम्हारे कान भी भरे थे। इनको फिर दृश्य नजर आता है कि ड्राइवर ही इनको बोल रहा है कि ये लड़का चोरी करता है, जबकि वो चोरी उस ड्राइवर ने की थी। क्योंकि वो सिर्फ ड्राइवर नहीं था, इनका कारोबार संभालने की जिम्मेवारी उसके पास थी, माल भेजना लाना।
ये बहुत बड़े कोकोनट के व्यापारी थे ना, नारियल के। और वैसे फसलें भी होती थी इनके पास, मतलब गेहूं, चावल वगैरह भी करते थे ये। लेकिन मेनली जो है, ये भाई कोकोनट के व्यापारी थे बहुत बड़े। अ, तो वो लड़के के पास एक्सेस था सप्लाई करने का, तो लड़के ने घपला किया था। अब 20 रुपए हमारे को कम सुनाई देता है, लेकिन वो 1800 के अंदर, 1860 के अंदर, वो 20 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। तो ऐसा नजर आता है कि भी उसको मार दिया, और इनको कभी कोई खास रिमोर्स भी नहीं हुआ इस चीज का। फिर इनसे पूछते हैं कि अच्छा भाई, अगर अगर ड्राइवर ये सब हरकतें कर रहा है, तो एग्जैक्टली क्या है उसका। तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि ड्राइवर की इंटेंशन बहुत बुरी है। वो चाहता है कि मैं मर जाऊं, और मतलब ये मर जाएं, और इनकी सारी जायदाद और इनकी पोजीशन उसको मिले। लीगली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारी एस्टेट वही संभालता है। सारे क्लाइंट्स उसको जानते हैं, तो उसको पता है कि मैं आसानी से टेक ओवर कर पाऊं। इनसे पूछा जाता है कि भी फिर वो टेक ओवर कर पाया। तो ऐसा दृश्य आता है कि ये बहुत बड़े अनाज के गोदाम में खड़े हैं। कुछ ऐसा समय है जब वहां पर कोई नहीं है, और अचानक से एक बहुत बड़े चाकू से इनकी पीठ में, लोअर बैक में वार होता है। और जो जैसी कोई चाकू मारता है, तो एकदम रिफ्लेक्स एक्शन में उसको पकड़ लेते हैं। और जब ये पलट करके देखते हैं, तो इनको नजर आता है कि वही ड्राइवर है। अब क्योंकि इनको चाकू लगा था, तो इनकी बहुत तेज चीख निकली थी। तो वो चीख सुन करके बाकी काम करने वाले मजदूर वहां पर दौड़े दौड़े आते हैं, और उन सबको देख करके जो ड्राइवर है, वो वहां से भाग जाता है। ऐसा समझ में आता है कि जो इनको चाकू मारा गया था, उस चाकू से इनकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन बहुत गहरा घाव इनको मिल जाता है, जिसकी वजह से उस लाइफ के अंदर भी जैसे एक प्रकार से ये बेड रिडन हो जाते हैं। और वो जो ड्राइवर है, वो चाकू उसने मार दिया था, मालिक बनना चाहता था, लेकिन ये मरे नहीं। तो वो जो ड्राइवर है, उसके बाद कभी भी उस जीवन के अंदर नजर नहीं आया। फिर कुछ और चीजें इनको नजर आती हैं, कि जैसे एक इनको नजर आता है कि उस टाइम पे एक ब्रिटिश डॉक्टर है, जो कि इनका इलाज करने के लिए आया हुआ है। उसने इनकी पट्टी वगैरह कर दी है। लेकिन इनकी वाइफ को ऐसा दिखाई देता है कि वो जो डॉक्टर है ना, वो कुछ कैरेक्टरलेस टाइप का इंसान है, जिसकी वजह से वो आता रहता है इनकी बार बार पट्टी बदलने के लिए। लेकिन इनकी वाइफ को दिखाई देता है कि वो जो डॉक्टर है, शायद जो घर की नौकरानियां वगैरह है, थोड़ा उनके साथ मिसबिहेव करता है। तो इनकी वाइफ बहुत बेइज्जती करके उस डॉक्टर को घर से निकाल, और फिर वो डॉक्टर दोबारा कभी नहीं आता। लेकिन इन्होंने बताया कि मेरे अभी की लाइफ में, मैं बेड से तो उठ गया, लेकिन उसके बाद से मेरे लोअर बैक में एक जगह है जहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है। मुझे दिखाई दिया है कि पास्ट लाइफ के अंदर चाकू मुझे उसी स्थान पर मारा गया था। और ये डॉक्टर वही डॉक्टर है जिसके पास जब मेरा पहली बार एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उसके पास लेकर के जाया गया था। तो उस डॉक्टर के पास नसों को दोबारा से ठीक करने की या ऑपरेट करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो उसने बेसिक, इस जीवन की बात हो रही है, पास्ट लाइफ की नहीं, उसने बेसिक उपचार करके मुझे मेडिसिन पे डाल दिया था कि इस मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी नसें हैं इनके शरीर के अंदर, जो कि ठीक होने की बजाय डैमेज हो गई, डेड हो गई। तो पास्ट लाइफ के अंदर भी वही डॉक्टर था, लेकिन क्योंकि उसको शायद निकाल दिया गया था, उसकी बहुत बेइज्जती की गई थी, तो कहीं ना कहीं कोई खार, या उस बेइज्जती का बदला लेने की इच्छा उसके अंदर रह गई होगी। तो इस जीवन में जो इनकी मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों में से ये मुसीबत बताना हम भूल गए थे, कि एक डॉक्टर ने गलत इलाज करके भी इनको और जैसे अपाहिज बनाए रखा एक बहुत लंबे समय से। आगे फिर क्या होता है, तो आगे इनसे पूछा जाता है कि भी फिर अब क्या हुआ। तो इनको नजर आता है कि भी आगे अब मेरी मृत्यु हो रही है। काफी समय बीत गया, और 10-12 साल बीत गए हैं। इनको ऐसा नजर आता है कि इनकी पत्नी और इनकी बेटी, जो कि इनके इस जीवन की पत्नी और बेटी भी हैं, वो कहीं बाहर घूमने के लिए गए थे। और मतलब जैसे अपने मायके गए हुए थे, कई दिनों के लिए वो गए हुए थे। तो पीछे से वही नौकरानी, जो कि उस ड्राइवर की गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने कुछ जहर मिला करके इनको पानी में दे दिया है। इन्होंने कुछ पिया है उनके हाथ से लेकर के, और थोड़ी देर में इनको खून की उल्टियां हो रही हैं। और मतलब उसी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, तो पुराना जमाना है। और जैसे कुछ ऐसा होता है कि भी एक दिन शायद वेट किया जाता है, उसके बाद जो है इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, इनके देह को भस्म कर दिया जाता है।
और 5-6 दिनों के बाद जब इनकी वाइफ वापस घर आती हैं, तो ये जान करके कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, वो शॉक में चली जाती है और वो चुप हो जाती है, बिल्कुल जैसे चुप हो गई है। तो ये सब कुछ नजर आता है। तो जितने अभी के जीवन में समस्याएं हैं, उतनी समस्याएं तो नहीं थी क्योंकि पूरा जीवन भर ठीक ठाक रहे, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा कार्मिक अकाउंट से भरा हुआ पास्ट लाइफ इनको नजर आया, जिसके अंदर घर के अंदर ही दुश्मन इनके बैठे हुए हैं, इनको अलग अलग प्रकार का आघात पहुंचा रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, इनके प्राण लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक मासी जो ड्राइवर थी, उसने प्राणघाती हमला किया, चाकू मारा। दूसरी मासी जो घर के अंदर नौकरानी थी, उसने चाकू तो नहीं मारा, लेकिन उसने चाय में या किसी पीने की किसी चीज के अंदर कुछ मिला करके दे दिया, जिससे कि अल्टीमेटली फिर इनकी मृत्यु हो ही गई। तो इनसे पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ, ये ड्राइवर और ये लोग इतना ज्यादा तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इस जीवन में भी तुम्हारी मासियां बन करके तुम्हारे खिलाफ सब लोगों को भड़काते रहते हैं, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ऐसा क्यों है? इसको इसका उत्तर जो है गाइड से लेना है। और गाइड से लिया गया तो उन्होंने बताया कि एक और कोई दूसरी लाइफ है, अभी आपको जो है उसके अंदर जाना है, थोड़ा और पीछे जो है अभी आपको जाने की आवश्यकता है। तो मेरे भाई और बहनों, फिर एक दूसरे पूर्व के जीवन के अंदर ये जाते हैं। अभी पहले जो जीवन दिखाई दिया था वो 1800s का था, 1850 1860 टाइप्स, इस तरह के आसपास का टाइमलाइन जो इनको फील हो रहा था। अभी जिस जीवन में जाते हैं ये सन 1700 समथिंग जो है इनको फील होता है, 1724 या 1740, ऐसा कुछ इनको फीलिंग आती है। और ये जीवन जो है भारत में न होकर के चाइना में इनको महसूस होता है। अपने आप को एक 10 वर्ष की आयु के कुमार यानी लड़के के रूप में देखते हैं, जिसका नाम लू चाओ है। और इनको ऐसा नजर आता है कि एक सड़क पे जैसे वो लड़का चल रहा है, कोई कच्चा सा रास्ता है, उस पे चल रहा है और अमरूद खा रहा है, बहुत खुश है लड़का। घर पहुंचता है तो घर पे एक पिता है, एक बहन है और एक इनकी माँ है। पिता की आंखों में देखते हैं तो इस जीवन के नाना जी नजर आते हैं, नाना जी जिन्होंने इनको गोद ले लिया था। उनका नाम मिंग है। जो बहन है पूर्व के जीवन में, उसका नाम यूशी है। और इस जीवन की बेटी इनको नजर आती है। और माँ है पूर्व के जीवन में, माँ इस जीवन की माँ ही नजर आती है, वो माँ जो कि इनको इस जीवन में कुछ खास जैसे पसंद नहीं करते हैं, जो इनका ध्यान नहीं रखते। अब जो जस्ट दूसरी पास लाइफ देखी थी, उसके अंदर वो ड्राइवर ने इनको चाकू मार दिया था, यानी इनकी बड़ी मासी ने। तो पूछा गया कि भाई वो भी है क्या इस जीवन के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग आ रही थी उनसे। तो जैसे ही ये बोला जाता है तो इनका दृश्य बदल सा जाता है और इनको ऐसा नजर आता है कि ये कहीं खेल रहे हैं और आसपास में एक लड़का है जो कि इनसे थोड़ी बड़ी आयु का है, थोड़ा बुली है वो, और उसने आकर के इनकी बहन को धक्का दे दिया है। जैसे उसने धक्का दिया है तो इनको बहुत तेज गुस्सा आया है। और इनको इतना तेज गुस्सा आया है कि जैसे उसने धक्का दिया तो इन्होंने देखा कि ऐसा किया, और ये जैसे उसको धकेलते हुए लेकर के जा रहे हैं और धकेलते हुए लेकर के जा करके जैसे साइड में कहीं पर कोई गड्ढा नुमा जगह थी, उसके अंदर इन्होंने उस लड़के को धकेल दिया है। और जैसे ही लड़के को धकेला है तो वो तेज तेज चिल्लाने लगा है, क्योंकि वो जिस जगह पर गिरा वहां पर कोई नोकीली चीज थी, और नोकीली चीज के अंदर जाकर के उसका शरीर फंस गया है, वो गिर गया है उसके अंदर, और बहुत ज्यादा जो है खून निकल रहा है। अब इनको ऐसा नजर आता है कि जो जिस जगह पे जैसे लड़के को फेंका, उसको जहां पर चोट लगी है, क्योंकि उसके शरीर से जैसे कोई सरिया सा आर पार हो गया, और बैम्बू है मतलब लकड़ी का, तो वो आर पार हो गया है। जिस जगह से उस लड़के का वो बैम्बू आर पार हुआ है, उसी जगह पे इनको इस लाइफ के अंदर आज भी पेन होता है, एक्सीडेंट होने के बाद से। उसी जगह पे जो है इनका आज भी जो डॉक्टर है उसको वो ऑपरेट करता है और वो पेन नहीं जाता है। और उसी जगह पे
पिछले जीवन के अंदर जब इनकी बड़ी मासी ड्राइवर थी, उन्होंने वहीं पर चाकू मारा था, जहां पर आज भी पेन होता है। और यही वो जगह है जहां पर उसको धक्का दिया गया, यानी इनकी बड़ी मासी, जो वो चाइनीज लड़का है जिसको इन्होंने धकेल दिया है, उसको भी वहीं पर चोट लगी। अच्छा, तो आगे देखते हैं कि वो मरा नहीं है, लेकिन वो बहुत चिल्ला रहा है। गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, उसको गड्ढे से निकाला है, डॉक्टर के पास लेकर के गए हैं, और ये भी रोते रोते सबके साथ जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। और डॉक्टर ने ऐसा कह दिया है कि वो जो लड़का है वो अपाहिज हो गया है, वो कभी चल नहीं पाएगा। और ये कहते हैं कि भाई जैसे उसकी पट्टी हो रही है और इन दोनों की आंखें आपस में मिली हैं, तो उसकी जो आंखें हैं वो आंखें इनसे कह रही हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू जहां मर्जी भाग जाई, मैं जो है तेरे को ढूंढ लूंगा, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा होता है कि भाई उस जीवन के अंदर जैसे वो जो लड़का है, उसका जीवन फिर पूरी तरह से अ, अपाहिज ही वो जो है, उस जीवन के अंदर फिर वो अपना निर्वाह करता है। 1764 चाइना ऐसा आया था। फिर इनको ऐसा नजर आता है कि ये हरकत हो जाने की वजह से गांव में इन लोगों की बहुत ज्यादा बदनामी हो गई है। और ये घर जाता है तो इनकी माँ जो है, बेटी को तो गले लगा लेती है, लेकिन इनको जो है थप्पड़ मार रही है, स्लैप कर रही है। और ये उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बहन को तंग कर रहा था, इसलिए मैंने धक्का दिया। पहले उसने धक्का दीदी को दिया था, लेकिन माँ जो है वो बिल्कुल भी सुन नहीं रही है। और इनकी माँ ने इनसे बात करना बंद कर दिया है। शायद कुछ ऐसा हुआ है कि इसका बहिष्कार कर दिया गया है गांव वालों की तरफ से कि भी इसने मर्डर कर दिया है। तो उस घटना के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इनकी माँ ने पूर्व के जीवन में इनसे बात ही नहीं करी। इनकी माँ वही है जो कि इनके इस जीवन की माँ है, जो इस जीवन में भी इनका ध्यान नहीं रखती। तो ऐसा नजर आता है कि अब ये बड़े हो गए हैं, दृश्य बदल जाता है। जब उसको धक्का दिया था तो 10 साल के थे, अब ये 30 साल के हो गए हैं। किसी बैम्बू के बनी हुई टपरी सी है, कोई रेस्टोरेंट बोलते हैं वैसे उसको, लेकिन पुराने जमाने का है। तो भाई कोई जगह है, वहां पर बैठ करके राइस खा रहे हैं। और इनको फीलिंग आती है कि बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। तो पूछा जाता है कि भी आप खुद आपने कमाई दमाई करी है उससे अमीर बने, तो कहते हैं मैं खानदानी अमीर हूं। लेकिन इनको फीलिंग आती है कि इनकी माँ से इनको ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है कि इनकी माँ जो है इनको इनके पिताजी से पैसे नहीं लेने देती है। फिर भी इन्होंने अमीरों वाले कपड़े पहने हुए हैं, क्यों? जो इनकी बहन है वो इनसे बहुत प्रेम करती हैं, तो बहन छुप छुप के पिताजी से लेकर के पैसे देती हैं। और बहन का जहाँ पे विवाह हुआ है वो भी बहुत वेल्दी फैमिली है, तो बहन इनको पैसे देती रहती है और उससे जो है इनका सारा खर्चा वगैरह चलता है। और अल्टीमेटली इस लाइफ में इनको दिखाई देता है कि जब ये 50 वर्ष के हो जाते हैं, उस टाइम पे इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और फिर जो भी खानदान का, जो इनका खानदानी बिजनेस था, ये पूरा जो है उसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो 50 साल की आयु में जाकर के इनका जो बिजनेस है वो इनके हाथ में आता है। जब तक इनकी माताजी जीवित थी, तब तक इनके हाथ में वो कुछ भी नहीं आने देना चाहती थी। कुछ ऐसा था उसके अंदर बस गया था कि ये लड़का खूनी है, और अगर मैं पता नहीं इसके संपर्क में रहूंगी तो मेरी और बदनामी होगी, हमारा समाज में नाम जो है इसने खराब कर दिया है। फिर आगे देखते हैं कि भाई अब जैसे बड़े हो गए हैं तो इनकी एक वाइफ है, इनका एक बेटा है। और इनको ऐसा दिखाई देता है कि जो इनकी वाइफ है वो इनके इस जीवन की वाइफ ही है, जो बेटा है वो इस जीवन का बेटा ही है। जो इनकी इस जीवन की बेटी है वो तो बहन थी, जिसकी वजह से इन्होंने झगड़ा किया था वो लड़के से, जो कि इनकी इस जीवन की नफरत करने वाली मासी हैं, जो कि वो ड्राइवर भी हैं जिसने इनको चाकू मारा। डेथ सीन के अंदर जाते हैं तो 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो रही है। कोई व्यक्ति घोड़ा चलाते हुए आ रहा है, घोड़ा पागल हो गया है। अब सब लोग रास्ते से हट गए हैं, लेकिन क्योंकि ये 80 वर्ष के बुजुर्ग हो गए थे, तो वो जो पागल घोड़ा है उन्होंने इसको जो है अपने जो टापो तले कुचल दिया, और इनकी उसी के अंदर जो है मृत्यु हो गई। अच्छा, तो फिर गाइड के पास वापस भेजा जाता है दोस्तों, और गाइड से पूछा जाता है कि हे पुण्य आत्मा, अब ये जो चाइनीज वाली लाइफ थी इसके अंदर भी मैंने कोई जानबूझ करके तो नहीं किया था।
चलो ये बात तो समझ में आ गई कि बड़ी वाली मासी मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि कुछ जन्म पूर्व मैंने उसको अपाहिज बना दिया था और वो गड्ढे में गिर गई थी। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि भाई वो मुझसे नफरत करते हैं वो एक बात है, लेकिन अचानक से मेरे लाइफ में ये क्या घटना घट गई, मैं कोर्ट के चपेट में आ गया, केस हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस लाइफ के अंदर आ गया, ऐसा हुआ ही क्यों, मैं इस चीज के बारे में जानना चाहता हूं। और जब ये कहा गया तो फिर एक और लाइफ जो है इनको नजर आई, लेकिन इस बार जो लाइफ इनको नजर आई दोस्तों वो और पीछे की लाइफ नहीं थी, क्योंकि जो ड्राइवर ने चाकू मारा था वो वाली जो लाइफ दिखाई दी थी वो मिड 1800s की थी। ये वाली लाइफ मिड 1700s की थी जिसमें चाइनीज थे। अब जिस लाइफ के अंदर ये गए वो अभी वाली लाइफ से जस्ट पिछली लाइफ के अंदर इनकी जो स्पिरिट गाइड हैं, जो देवी माँ हैं, उन्होंने इनको भेजा। तो आप आपको हम बताएंगे कि उसके अंदर इन्होंने क्या देखा। दोस्तों जो तीसरी लाइफ के अंदर इनको भेजा जाता है, यानी तीसरी लाइफ जो अभी से जस्ट रिसेंट पिछली लाइफ है, 1928 इंडिया, पंजाब, ये लाइफ इनको नजर आती है। लाइव देखने से पहले, मतलब लाइव के जैसे दृश्य इनको देखने के लिए बोलते हैं तो इनको ऐसा नजर आता है कि एक बहुत बड़ा घोड़ों का अस्तबल है जहां पर ये खड़े हैं, पांच छह घोड़े इनको नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा घर है, बंगलो है जिसकी तरफ ये देख रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा नजर आता है कि बंगले से भी बड़े एक बहुत बड़े ब्लैक कलर के स्नेक ने इनके घर को लपेटा हुआ है, और सर की, घर का जो है, जो घर है उसका ऊपर अपना सन को, जो उसका सर होता है, जो फन होता है, उसको फैला करके जैसे वो उस घर के ऊपर कुंडली मार करके बैठा हुआ है। तो दोस्तों क्या इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा सांप हुआ करता था पंजाब में? नहीं, बहुत सारी चीजें एनर्जी के लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो विशेषकर काले नाग होते हैं, ये काल का रूप होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक ये अभी जस्ट अपनी पिछली वाली लाइफ के अंदर आए थे, काल इनके पीछे पड़ गया था। जैसे इस जीवन में काल इनके पीछे पड़ा हुआ है, प्राणघाती इनके ऊपर वो चीज हुई, पिछले जीवन के अंदर भी काल इनके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमारे और पूर्व के कई सारे, भाई हमारा पुण्य हमारा इकट्ठा हुआ होता है, तो वो उस तरह से हमारे को इम्पैक्ट नहीं कर पाता जब तक वो पुण्य हमारा खत्म नहीं हुआ होता, उसका खाता होता है हमारा एक। लेकिन जब उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाती है पुण्य की हमारे, तब जो है कई बार क्या होता है, काल हमारे को खा लेता है या एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे जीवन के ऊपर डाल देता है। तो इनको बोला जाता है कि ठीक है भाई, आप जो है घर के अंदर जाइए। घर के अंदर जाते हैं तो घर बहुत आलीशान इनको नजर आता है। पैरों में पंजाबी जुत्तियां पहनी हैं, गोल्डन अचकन है, बड़ी बड़ी मूछें इनको नजर आती हैं। लगभग 60 वर्ष की इनकी आयु है। वेरी रिच पर्सनालिटी जैसे वो है। और इनको ऐसा दिखाई देता है कि ये पंजाबी फैमिली के हैं, एक पंजाबी व्यक्ति हैं। लेकिन थोड़ा सा हम करेक्शन करना चाहेंगे, इनको ऐसा दिखाई देता है कि अभी ये जो बंगला है ये ऊटी में है। ऊटी में इनके परिवार के पास ये बंगला है जहां पे ये रहते हैं। बंगला इनका अपना नहीं है, बंगला सरकार का है, क्योंकि ये जो है कलेक्टर है। उस टाइम पे आईसीएस का एग्जाम होता था, शायद इन्होंने आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, और ये कलेक्टर हैं। घर के अंदर एक बेटा है, एक पत्नी है, एक माँ है, और इनकी बड़ी वाली मासी एक बार फिर से इनके घर का नौकर है, जो कि चोरी करता रहता है। और चोरी करते हुए इनकी वाइफ ने उसको पकड़ लिया है, और चोरी करते हुए पकड़ा है तो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है, लेकिन उसको निकाला नहीं है, क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाता है। इनसे पूछा जाता है कि आप कलेक्टर हो, तो भाई अंग्रेजों के प्रति आपकी क्या भावना है, मतलब भाई अ, क्या सोच है आपकी? तो ये कहते हैं कि मैं पूरे दिल से स्वीकार करता हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ भाई कैसे जो गोरे हैं वो अपना सब कुछ मैनेज करते हैं। तो मैं इनके तौर तरीके भी सीखना चाहता था, इनकी लाइफ भी जीना चाहता था। तो मैंने जो है इनका, इसीलिए मैंने ये एग्जाम मैंने क्लियर किया है, वांट टू बी एन ऑफिसर। तो कह रहे हैं कि मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ और मैं पूरी तरह से जैसे इन्वॉल्व। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मैं अफसर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं इन्हीं की जड़ें काटना चाहता हूँ, क्रांतिकारी, वो वाला जोन बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से
इनको दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजों के साथ इनकी तरक्की है। फिर इनको दिखाई देता है कि अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो सूट बूट, थ्री पीस, टाई सब पहना हुआ है। लेकिन जैसे इनका ड्राइवर लेकर के जा रहा है इनको, तो अचानक से ये पीछे बैठे हुए हैं, अचानक से गाड़ी के सामने एक आदमी आकर के खड़ा हो जाता है, और वो आदमी आकर के इनके सामने हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, इनसे बात करने की गुजारिश कर रहा है। तो ये अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि इसको पीछे भेज दो, तो वो पीछे की तरफ आता है, तो ये अपना विंडो रोल डाउन करते हैं। वो व्यक्ति अंदर आता है और वो रो रहा है और वो कह रहा है कि ऐसा मेरे साथ मत करो। तो पहले तो ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये कहते हैं कि ये जो व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है ना मेरे सामने, मेरे अभी के जीवन में जो मेरी मासी है बड़ी वाली, यानी वही ड्राइवर जो आगे गाड़ी चला रहा है ना। आ, सॉरी, गलती हो गई। ड्राइवर तो खानसामा है इस लाइफ के अंदर ना, कोई और नौकर आगे गाड़ी चला रहा है। लेकिन जो ये आया है सामने से, ये इनकी बड़ी वाली जो मासी हैं, जो सबसे ज्यादा इनसे नफरत करती हैं, उनके इस जीवन का पति है, यानी इनका मास्टर है। ठीक है। और इनसे पूछा जाता है कि भी फिर ये क्यों गिड़गिड़ा रहा है, आपने क्या किया? तो ये बोलते हैं कि मैंने इसके सारे खेत टेक ओवर कर लिए हैं और अब ये दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो कैसे टेक ओवर कर लिया आपने? तो कह रहे कि इंटरेस्ट का वो था, मैंने सूद पे दिए थे इसको पैसे, मतलब ब्याज पे दिए थे इसको। तो कह रहे कि मेरा ना ऐसा कैलकुलेशन में बिठाता हूं कि सूद मूल से ज्यादा आ जाता है, ऐसा मैं ब्याज का ऐसा डंडा घुमाता हूं। तो कह रहे वो मैंने किया है और उसके बाद इसकी जो जमीन है मैंने हथिया ली है। तो हमने कहा कि भी इसके पास कैलकुलेशन नहीं है। तो ये कहते हैं कि नहीं, वो जो व्यक्ति है ना, मतलब ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, इसको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये फंस गया, ये तो बस गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है कि इसकी जमीनें इसको वापस मिल जाएं, वरना ये कहाँ जाएगा, इसका सब कुछ लुट गया है। बाकी ये कहते हैं मैं तो खुद कलेक्टर हूँ, सब जगह मेरी जान पहचान है। तो ये कोर्ट कचहरी भी क्या करेगा मेरे अगेंस्ट, उसने कोई कोर्ट कचहरी भी नहीं करी। और इनको ऐसा नजर आता है कि भाई जैसे उस व्यक्ति को ये पूरी तरह से इनका जो पैसा है, और विशेषकर जो अंग्रेजों की, जब आप कलेक्टर बनते हो तो भाई अंग्रेज ही बन जाते हैं एक तरह से ना, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। अभी के तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे देश की प्रगति के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन तब की बात ये थी कि देश को लूट करके आपको जो रानी है उनका खजाना भरना होता था, क्योंकि आप उनके एम्प्लॉय होते थे एक प्रकार से। तो आ, तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो वो व्यक्ति है उसको ये सड़क पे ले आए। और फिर इनसे पूछा जाता है कि हाँ, फिर इनको ऐसा पता लगता है कि वो उसने बहुत चक्कर लगाए, लेकिन अल्टीमेटली फिर उस बंदे ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। वो अपने बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देख पा रहा था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, सड़क पे आ गया था, तो उसने सुसाइड कर लिया। और देखो दोस्तों, इस व्यक्ति से तो जुड़ा हुआ दृश्य सामने आया, लेकिन जिस व्यक्ति की जिस जीवन में ऐसी पर्सनालिटी बन जाती है ना, कि पावर का दिमाग पे चढ़ जाती है पावर, और जो छीनने की आदत जो पड़ जाती है, तो ये ना कभी भी किसी एक व्यक्ति पे नहीं रुकी होती है। ऐसा देखने में एक व्यक्ति आया, लेकिन और व्यक्तियों के साथ भी इंसान करता है, ऐसा स्वभाव है। किसी का अगर सेवा, अच्छा काम करने का संस्कार है, तो किसी एक व्यक्ति की सेवा थोड़ी करेगा। जिसका सेवा करने का संस्कार है वो जहां जाएगा वहां सेवा करेगा। इसी प्रकार से जिसका दूसरों को आहत करने का संस्कार है, दूसरों से की चीजें छीनने का संस्कार है, वो सबसे छीनता चला जाता है अपने लालच में चूर होकर के, है ना। तो ऐसा सामने तो नहीं आया, लेकिन ऐसा और लोगों के साथ भी जरूर हुआ होगा। फिर इनको ऐसा दिखाई देता है कि ये जो लाइफ है इसमें अल्टीमेटली इनको हार्ट अटैक आया था, और हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर जो है ये जो सारा जीवन है यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इनके स्पिरिट गाइड के पास वापस इनको भेजा जाता है। माता रानी से पूछा जाता है कि अब जो इतना लॉस हुआ वो दूसरों का, माता रानी ने बताया वो जो तुमने इतना ज्यादा जो तुमने छीना है ना बच्चे, पहले की लाइफ्स में तो जो परेशानियां आई वो क्या, तुम्हारे कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आत्माएं आपस में झगड़ रही थी, किसी उनको भी कुछ लालच था, कुछ आपस में तुम्हारा खूनी रंजिश थी, तो वो चल रहा था। लेकिन अभी जो इमीडिएटली जस्ट पिछली लाइफ जो तुम जी करके आए हो, इसमें तुमने बहुत लूटपाट मचाई है, दूसरों का बहुत कुछ छीना है, उसकी वजह से ये जो तुम्हारे इस जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ था, वो सब कुछ छीन लिया गया। तो फिर माता रानी से पूछा जाता है कि भी क्या इसका निवारण है? तो माँ तीन चीजें कहती हैं
क्षमा मांगो, पूजा पाठ करो और सेवा में जीवन को सफल करो। क्षमा मांगने से जिन आत्माओं का हम पे भार होता है, वो उग्र रह रही होती हैं और उनकी एनर्जी हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर रही होती है। जब हम क्षमा मांगना शुरू करते हैं तो उनकी उग्रता कम होने लगती है, क्योंकि एटलीस्ट अब अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं। पूजा पाठ करने से, तपस्या करने से, ध्यान करने से जो हमारे इष्ट होते हैं उनकी शक्ति जो है हमारे साथ रहने लगती है ना। देखो, हमारे इष्ट हैं वो अपनी अलग बात है, लेकिन अगर हमें सहायता चाहिए तो हमें उनका ध्यान करना होता है। उनका ध्यान करने से क्या होता है, उनकी एनर्जी हमारे साथ रहती है। फिर उस एनर्जी के माध्यम से हम जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, यानी जिन आत्माओं को हमने दुख दिया होता है, उन तक हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंचा पाते हैं। उनकी लाइफ के अंदर सकारात्मक चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो हमसे कनेक्टेड हैं। और इस रीति जो है हमारा हिसाब किताब उनसे खत्म होने में हमारे को सहायता मिलती है। और सेवा करने से, जब हम सेवा का भाग लाते हैं तो हमें लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं और परमात्मा हमारे को सेवा करने का आदेश देते हैं, तो सेवा में ऑटोमेटिकली वो लोग, वो स्थान जिनका हम अहित करके आए होते हैं, कुछ हमने नुकसान किया होता है अपने पूर्व के जन्मों में, अपने आप भोलेनाथ की कृपा से हम उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं, उन लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। और जब हम उनकी सेवा करते हैं तो उनसे हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल होने लगता है। हमने कभी उनको दुख दिया था, अभी सेवा करके उनको सुख दे दिया, उससे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाता है। और अगर ये न किए करे इंसान, अगर इंसान सेवा ना करे, तो चाहे अभी आपके वो कार्मिक अकाउंट या ये लोग आपको अभी तंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये लोग मुसीबत बन करके आने वाले होते हैं। तो सेवा के मार्ग पे जो व्यक्ति चलता है, इससे पहले कि मुसीबत बन करके ये लोग आए, उससे पहले ही आप उनका हिसाब किताब खत्म कर देते हो, जिससे कि फिर उनको आपको तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेवा स्थूल रूप से भी होती है दोस्तों, सेवा सूक्ष्म रूप से भी होती है। परमात्मा से कनेक्ट करके निरंतर पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना, पूरे ब्रह्मांड में फैलाना कि सबका कल्याण हो, है ना। अलग अलग स्तर पे 18 प्रकार के पुरुषार्थ किए जा सकते हैं। विशेषकर जब हम शिव जी की बात करते हैं, हम बार-बार 18 ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं, है ना? तो 18 अलग-अलग शिव जी के जो स्वरूप हैं, उनसे ध्यान लगा करके 18 विशेष प्रकार की जो है सेवा की जा सकती है और अपने जीवन में भी प्राप्तियाँ की जा सकती हैं। 18 अलग-अलग प्रकार की समस्याओं से जो दूसरे लोग हैं उनको निकलने में उनका सहयोग किया जा सकता है ना? तो हम ये बार-बार बोलते हैं कि कि भी करना चाहिए, है ना? तो मनसा सेवा आप किस प्रकार से कर सकते हैं? ये जो सभी जो ये ज्योतिर्लिंग हैं, इनका ज्ञान क्या है? परमात्मा, देखो, परमात्मा शिव धरा पर आकर के जो अपने अलग-अलग कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, उन्हीं के फिर प्रमाण स्वरूप जो है, उनके कर्तव्यवाचक स्वरूप होते हैं सभी ज्योतिर्लिंग। क्योंकि देखिए, शिव तो एक हैं, लेकिन उनके इतने सारे जो स्वरूप जो प्रकट हो जाते हैं, जो स्वयंभू हो जाते हैं, विशेषकर जो सोमनाथ जी हैं, सोमनाथ जी तो आकाश से धरती पर आते हैं। तो ये जो भोलेनाथ, जो शिव हैं, वो आकर के जो भी कर्तव्य आकर के अपने निर्वाह करते हैं, तो उनके कर्तव्यवाचक स्वरूप, उनके कर्तव्यों की, अलग-अलग कर्तव्यों की शक्तियाँ धरती पर विद्यमान हो जाती हैं। पहले ये धरती को थामे रखती हैं और फिर महापरिवर्तन के कार्य में भी जो है इनकी इन्हीं स्वरूपों की शक्तियों से होता है। तो अगर आप जो हैं अ, वीडियो के अंत में हम ये बोलेंगे, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं शिव से, अगर आप समझना चाहते हैं इन सभी ज्योतिर्लिंगों का, इनका क्या ज्ञान है और कैसे ये कार्य करते हैं और इससे कैसे आप सेवा कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सभी के लिए एक मेडिटेशन कोर्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब इसको हर महीने करते हैं, लेकिन अभी चांस है, आज 12 अप्रैल है जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कल 13 अप्रैल 2026 से इसकी जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी। और क्लासेस पूरी तरह से निःशुल्क हैं। तो हमारी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन्ड कमेंट्स के अंदर जो कोर्स वाला ग्रुप है जो कि कल से शुरू हो रहा है, उसका लिंक हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। उसका इस्तेमाल करके जो है आप भी जो परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और सभी जो ये ज्योतिर्लिंग है, इनका क्या महत्व है, हमारे जीवन में इनको कैसे यूज कर सकते हैं, इनके माध्यम से सेवा कैसे कर सकते हैं, इसको विस्तार पूर्वक आप सीख सकते हैं। जो पुस्तक हम सबको रेकमेंड करते हैं कि भाई आप ओम का रहस्य मंगवा लो या 18 ज्योतिर्लिंग की परमात्मा प्रत्यक्षता की पुस्तक आप मंगा लो, उसी के बेसिस से बेसिकली पुस्तक के अंदर भी वही नॉलेज है। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक को भी पढ़ें और प्रॉपर
एक आपको जो मेडिटेशन ट्रेनर है वो आपको सिखाएंगे भी कि कैसे उस पुस्तक की नॉलेज को आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर कोई भाई बहन पुस्तक को या पर्चे हैं उनको मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप, कई लोग पूछ रहे थे कि मंगाना कैसे कमेंट्स में, तो जो स्क्रीन पे हमारा फोन नंबर है 9518081745, इस पे आप मैसेज डाल करके ही पुस्तक मंगा सकते हैं। एक और प्रश्न इन्होंने पूछा था माता रानी से, उसका उत्तर भी आया हुआ है, बताना भूल गए। इन्होंने कहा कि भी जो वकील है ना, 13 साल से या जब से केस चल रहा है वो थोड़ा ढीला चल रहा है, हमारे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमारी हेल्प ही नहीं करना चाहता, तो अब क्या करें। तो माता रानी ने इनको बताया है कि बच्चे जो तुमने कॉम्पनसेशन के लिए केस डाला हुआ है ना, वो केस इस साल दिसंबर तक संपन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन माता रानी ने बताया कि जो पूरे पैसे तुम क्लेम कर रहे हो वो नहीं मिलने वाले हैं, कुछ आधे उधे मिलेंगे उसके अंदर, मतलब आधे या उससे भी थोड़े कम तुम्हारे को मिलने वाले हैं, लेकिन काफी तुम्हारी रिकवरी लॉस की हो जाएगी दिसंबर तक। और माता रानी ने यह भी बताया कि जो वकील है उसको चेंज नहीं करना, अब इतने सालों से है वो, चाहे वो ढीला है, उसके मन में इच्छा नहीं है, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसे बनेंगी कि वो केस तुम्हारे फेवर में हो जाएगा, लेकिन कॉम्पनसेशन पूरा नहीं मिलेगा, वो आधा मिलेगा, वो जो माँ है उन्होंने इनको बताया। दोस्तों बिल्कुल अंत में एक चीज का ऑब्जर्वेशन रह गया है, वो क्या होता है, जो जब हम जो कोर्स जब हम ये कर रहे होते हैं, जब पीएलआर करा रहे होते हैं तो इतनी सारी चीजें निकल रही थी। इनका पीएलआर पास्ट लाइफ के अंदर केस समझने वगैरह अलग, पास्ट लाइफ के अंदर अंदर 3 घंटे ये जो भाई रहे थे, तो उसके अंदर एक चीज मिस हो गई थी। दरअसल शुरू के अंदर इनको एक राक्षस दिखाई दिया था और बार बार काल और सर्प दिखाई दे रहा था। इसका अर्थ ये है कि इनके ऊपर जो है ब्लैक मैजिक भी कराया गया है, और कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्ति को इनके ऊपर छोड़ा गया है जो इनको बर्बाद करे। तो जो इनकी पूरी कहानी है उसको देख करके हमारे को समझ में आता है कि इनकी जो विशेषकर जो इनकी बड़ी वाली मासी हैं और मासी के जो हस्बैंड हैं, क्योंकि मासी के हस्बैंड का ये निकल करके आया कि उसकी जायदाद हड़प ली थी, है ना, मासड़ की। ये पिछले वाले जीवन में जब ये आईसीएस ऑफिसर थे, कलेक्टर थे। और जो मासी है बड़ी वाली, उसके साथ तो खूनी रंजिश है इनकी, बार बार आपस में जेलेसी, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे का तिरस्कार करना, इसी प्रकार का पार्ट है उनके साथ इनका। तो उन दोनों ने मिलकर के, हमारे को ऐसा समझ में आता है, ये बात पीएलआर में कवर नहीं हुई है, ये हमारा मंथन है, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि जब ये ग्रो कर रहे थे बहुत ज्यादा, वो दोनों आत्माएं इनको पसंद नहीं करते थे, उनको बहुत गुस्सा था। एक तो घर की जायदाद इनको मिलने वाली थी, दूसरा खुद अपने पैरों पे भी अगर ये बाहर गए तो उन्होंने इतनी तरक्कियां कर ली थी, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। उन दोनों ने मिलकर के इनके ऊपर जरूर कोई बहुत ही खतरनाक तंत्र करवाया, और वो तंत्र के प्रभाव से जो है इनके साथ ये हुआ। और हमें पता नहीं क्यों बार बार ये इंस्टिंक्ट आ रही है, बार बार ये फीलिंग आ रही है कि जो प्रेत आत्मा को मेन इनके ऊपर छोड़ा गया है, ये आत्मा उसी लड़के की होगी जिसका इन्होंने गला काट दिया था, जिसकी इन्होंने बात नहीं सुनी थी। 20 रुपए के लिए एक लड़के का गला काट दिया था ना इन्होंने, जब ये चौधरी थे, और गलती उसकी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि उसी लड़के की जो आत्मा है उसको यूज किया जा रहा है, उसको डार्क स्पिरिट बना दिया गया है, और वो भी इनके ऊपर हावी है। तो उससे भी क्षमा मांगना इनके लिए अति आवश्यक है। और हालांकि जिनकी ये स्टोरी है वो फॉरेन में रहते हैं, तो हम समझते हैं कि पर्चे मंगाना, पुस्तक मंगाना उनके लिए संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी आ, हम जो जो ज्योतिर्लिंगों का जो पर्चा है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर हम डाल देते हैं। तो हम अगर वो भी हमारी स्टोरी सुनेंगे तो हम रेकमेंड करेंगे कि उसका आप कलर प्रिंट आउट लीजिए। भाई साहब जो सोते हैं उनके सिराने के नीचे उस प्रिंट आउट को आपको रोज रखना है, और वो अपने पास रखें उस प्रिंट आउट को। इससे क्या होगा कि जो अब ये वो साधना करने का प्रयास करेंगे, जो क्षमा मांगेंगे, तो उसके अंदर जो डार्क एंटिटीज हैं वो उतनी अड़चन पैदा नहीं कर पाएंगी जितना पहले वो करती थी, क्योंकि पर्चे में क्या है कि सभी ज्योतिर्लिंगों की स्मृति है, उनका वाइब्रेशन है। एक किसी बहन का कमेंट आया था कि वैसे वो परेशान रहती थी तो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने भी इसी प्रकार से पर्चे का प्रिंट आउट लिया था और अपने सिराने के नीचे रखा था, लेकिन परेशानी ठीक होने की जगह उनको बहुत गंदे गंदे सपने आने लग गए। तो देखिए दूसरे लोगों के जो सपने ऑलरेडी आ रहे थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं, आपके केस में ऐसा हुआ कि आ रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जो परीक्षित भाई ने अपना अनुभव शेयर किया था,
तो उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार से बताया था कि वो बहुत परेशान रहते थे। लेकिन जब उन्होंने पहले दिन पर्चे को अपने उसके नीचे रखा, तो इनको एक बहुत बड़ा जैसे राक्षसी एंटिटी उनको दिखाई दी थी, जो कि उनको चाट रही थी। ये परीक्षित भाई का था या फिर किसी और ने भी ये वाला अनुभव शेयर किया था, और हमने अपने वीडियो में भी बताया था। तो कई बार क्या होता है कि जो ये नेगेटिव एंटिटीज वाली प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर नेगेटिव एंटिटीज हमारी लाइफ को तो इम्पैक्ट हमारी कर रही होती हैं। वो एनर्जी वैम्पायर बन करके रात को आकर के आपकी शक्ति चूस रहे हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आप सुबह फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, आप थका हुआ ही फील कर रहे हो। तो वो इम्पैक्ट आपको कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कई बार क्या होता है कि जब आप परमात्मा शिव जो है उनकी शक्ति का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये पर्चे एक प्रकार के साधन हो गए, टूल हो गए, तंत्र बोल लो, है ना? आप उसका इस्तेमाल करते हो। टूल, तंत्र मतलब टूल, है ना? तो आपने इसका इस्तेमाल किया, तो पहले जो चीज हो रही थी वो अभी भी रही है, पहले दिखती नहीं थी, आपको दिखने लग गई, है ना? तो तो ऐसा भी कुछ लोगों के केसेस में होता है कि पहले रेवोल्यूशन होता है ना? तो ये विशेषकर जिन भाई का केस था, उनको हम रेकमेंड करेंगे कि आपको ये पर्चे का प्रिंट आउट निकाल करके अपने आसपास रखना है। घर में भी जो अलग अलग स्थान है वहां पर पर्चे को जरूर जरूर लगाओ, बहुत फायदा होगा। और बाकी जो भारत में ही है भाई बहन, वो पुस्तक इस ज्ञान से जुड़ी हुई अगर मंगाना चाहते हैं ज्योतिर्लिंगों के ज्ञान की, या पर्चे वैसे ही प्रिंटेड वो मंगाना चाहते हैं, तो हमारे जो प्री प्रिंटेड हमारे तो प्रेस से आते हैं, तो वो तो जो है बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। आप एक अच्छी क्वांटिटी में मंगा सकते हैं, अपने पास भी रखो। अपने जो प्रियजन हैं उनको भी आप कुछ कुछ बांटो, तो आप आपस में जो प्रियजन होते हैं उनसे भी जो कार्मिक अकाउंट है उसको भी सेटल होने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जहां जहां ये पर्चे जा रहे हैं वहां वहां जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है। घर के अंदर सुख शांति आ रही है ना? तो आप उसके हिसाब से भी जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो वीडियो हमने शेयर किया इससे आपको कुछ अच्छी शिक्षा मिली होगी, है ना? तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। वीडियो में कमेंट करके हमारे को जरूर बताएं कि वीडियो के अंदर आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।